अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चौधरी बरादरान की हाई कोर्ट में नैब के ख़िलाफ़ जाने की, और इस सारे वाक़े को समझने की बड़ी अशद ज़रूरत है कि ये 19 साल पुराना केस जो है वो नैब को अब क्यों याद आया और इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, चौधरी बरादरान हाई कोर्ट में क्यों गए हैं, उन्हें क्या एप्रीहेंशन थी और वो क्या सियासी तौर पर अब पीटीआई के साथ रह भी पाएंगे या नून लीग के साथ अपने राब्ते बहाल कर रहे हैं। ये सारी बातें, तीन चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आज की वीडियो में डिस्कस होना, और वो मालूमात और वो ख़बर आप तक पहुंचना कि ये क्या 19 साल पहले का ये केस जो ये है क्या, और उसके बाद ये केस 19 साल पहले या कुछ अर्सा पहले बंद हो गया हुआ था और इसमें तहकीकात मुकम्मल हो गई हुई थी, तो अब अगर ये बंद हो गया था तो ये दोबारा क्यों खोला गया। नंबर 3 कि चौधरी बरादरान को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो हुकूमती इत्तेहाद में होने के बावजूद वो हाई कोर्ट से रजू करें और हुकूमत के ख़िलाफ़ ही और नैब के ख़िलाफ़ ही जो वो वहाँ जाके तहरीरी तौर पर दे दें कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। नंबर 4 ये कि अब होने क्या जा रहा है, परवेज़ इलाही वगैरह को क्या नज़र आ रहा है जिसकी वजह से उन्हें हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, नैब की तरफ से कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, और वो डायरेक्टली हाई कोर्ट से रजू करने के लिए इनसे बातचीत करने के बगैर ही वो चले गए या इनसे बातचीत करने की कोशिश की, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। अब ये केसेस 3-4 केसेस हैं जिनमें 2 केसेस बड़े अहम हैं। एक केस जो है वो तकरीबन 24 साल पुराना है, वो है विलफुल डिफ़ॉल्ट। विलफुल डिफ़ॉल्ट वो होता है कि आप बैंक से लोन लें और उसको आप डेलिब्रेटली आप उसमें डिफ़ॉल्ट कर जाएं जबकि आप उसे पे बैक करने की अहलियत रखते हो। ये खेल पाकिस्तान में 70 साल में बहुत ज़्यादा खेला गया। विलफुल डिफ़ॉल्ट तो हमारी पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी है। 4500 अरब रुपए का विलफुल डिफ़ॉल्ट पिछले 70 सालों में ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, जो कि अगर उसका मार्कअप डाला जाए तो ये 7100 रुपया बनता है। अब ये विलफुल डिफ़ॉल्ट करते कैसे? ये इस तरह करते हैं कि एक फैक्ट्री ऑनर या कोई बिजनेसमैन वो कोई लोन लेना चाहता है तो वो अपनी फैक्ट्री, अगर उसकी 10 करोड़ की मालियत है, वो उसको 1 अरब की ज़ाहिर करके उसकी मालियत को वो 1 अरब का लोन ले लेता है। अब उसे पता है कि उसकी फैक्ट्री और उसका तमाम एसेट जो है फैक्ट्री में वो तो 10 करोड़ के हैं, तो वो डेलिब्रेटली वो लोन 1 अरब का डिफ़ॉल्ट करना चाहता है, उसका मार्कअप नहीं देता। कुछ अरसे बाद लिटिगेशन में बात चली जाती है, वो लिख के दे देता है कि जनाब आप मेरी फैक्ट्री ऑक्यूपाई कर लें और इसे ऑप्शन कर दें। अब बैंक को नज़र आ रहा होता है कि वो तो 10-12 करोड़ की फैक्ट्री, और ये बैंक मुलाजमीन के मिली भगत के बगैर ये मुमकिन नहीं है, उनको भी पैसा लगता है इसमें करोड़ों रुपया। अब होता क्या है, अगर इस अरसे में उस ज़मीन की मालियत अरबों में चली जाए तो ये लिटिगेशन में चले जाते हैं कि जी हम तो हमें एक साथ कर दें, हम पेमेंट करने को तैयार हैं, हमारी ये जो इसे ऑक्शन ना किया जाए। और अगर उसकी मालियत 10-15 करोड़ ही रहती तो ये कहते हैं इसे बेच के खूह खाते में डालें और हम 1 अरब रुपया वापस नहीं कर सकते। ये विलफुल डिफ़ॉल्ट की स्टोरी पाकिस्तान में 56 ख़ानदानों पर मुहित है जो खरबों पति हो गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी बैंकों को दिवालिया कर दिया। इस पर भी किसी दिन हम मुकम्मल तफसीलात के साथ बात करेंगे। अब दूसरा जो केस है वो है एसेट बियॉन्ड मीन्स, वो 19 साल पुराना है। अब ये 19 साल पुराना केस मुशर्रफ दौर के आगाज़ में शुरू हुआ, ये आज तक पाया तकमील को इसलिए नहीं पहुंच सका कि इसमें लोगों को इन लोगों के साथ जो इनकी असासे हैं, उसकी जो इनके बेनामी अकाउंट्स के फ्रंट मैन हैं, उनकी इनके साथ लिंकेज जो है वो नहीं मिल पा रही थी। और लास्ट ईयर जब इन्हें परवेज़ इलाही को कॉल किया गया नैब में, तो मैंने फ़ोन किया एक अथॉरिटी को नैब में, और उन्होंने कहा फ़ोन पर बात करने वाली नहीं है, चाहे कि कब पर बैठेंगे तो बात करेंगे। तो मैं उनके पास चला गया। उन्होंने एक अमानतन मुझे एक लास्ट ईयर चीज़ दी जो आज मौका है जिसे मैं आपसे शेयर कर लूँ। उन्होंने कहा कि फ़्रांस और स्विट्ज़रलैंड में इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, परवेज़ इलाही बरादरान की, इनकी फैमिलीज़ की, लेकिन उनके लिंकेज हमें नहीं मिल रहे। हमने हुकूमतों को लिखा हुआ है, अब वो हुकूमतें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, वो अपनी मर्ज़ी से उसका जवाब देंगी। हाँ ना का जवाब आएगा तो क्लोज़ हो जाएगा, हाँ का आएगा तो उसकी तफसीलात फर्दर उनसे ली जाएंगी। ये मार्च 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद अब जब इनकी स्विट्ज़रलैंड और
फ्रांस में इनकी प्रॉपर्टीज़ के सुराग मिले हैं, तो यकीनन वो एक पेशरफ्त है इस नैब केस में, जिसकी वजह से अब दोबारा फिर इन्हें कॉल किया जाएगा। अभी इन्हें कॉल किया जाना मकसूद नहीं है। अब तीसरी बात ये कि अदालत में क्यों गए, इन्होंने इमरान खान से या पीटीआई की हुकूमत से इल्हाक होने के नाते डायलॉग क्यों नहीं किया और इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जिक्र क्यों नहीं किया। इनने असल में इस केस में अभी सरे दस्त इमीडिएटली को ख़तरा नहीं था। अब ये क्योंकि पुराने सियासतदान हैं, खाक सियासतदान हैं ये, और इन्होंने जब देखा कि मोनोसलाई चीनी स्कैंडल में गिरफ्तार होने जा रहे हैं, जो सबसे पहले जो स्कैंडल मंजरे आम पर आने वाला रमज़ान शरीफ में वो चीनी स्कैंडल है, और उसमें मोनोसलाई गिरफ्तार होने जा रहे हैं अलॉन्ग विद मैनी अदर पीपल, जिसमें हुकूमती और अपोजिशन के अरकान नून लीग के लोग भी शामिल हैं, वो सब इसके अताब में आएंगे। अब जब इन्होंने देखा, इन्हें पता था चीनी स्कैंडल तो कौम उस पर बड़ा वावेला कर रही है, उसमें कौम डायरेक्टली अवाम मुतासर हुई थी, तो उस पर अगर ये बात करेंगे, इन्होंने इमरान खान से बात करने की कोशिश की, उसने नो, बिग नो का इशारा दे दिया, अंदिया दे दिया। उन्होंने कहा कि इस पर किसी को भी माफ़ नहीं किया जाएगा, मेरा करीबी दोस्त होगा या कोई भी होगा, इल्हाक शुदा हुकूमत में कोई होगा, इत्तेहादी होगा, कोई भी होगा। अब उस बड़ी ना के बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि ये बेसिकली मोनोसलाई की गिरफ्तारी से पहले एक पॉलिटिकल मैसेज देना चाह रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को कि हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर मोनोसलाई को गिरफ्तार किया गया। ये पुराने सियासतदान पुराने हरबे इस्तेमाल करते हैं ये। जब आपने देखा पाकिस्तान में जब भी किसी की गिरफ्तारी करीब आती है, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलने लग जाता है ताकि कल ये सबूत दे सके कि मैं तो हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रहा था, इसलिए मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया। ये विक्टिमाइजेशन है मेरा, क्योंकि हुकूमत मुखालिफ बयान इन्हें पसंद नहीं आ रहे थे। तो ये एक पुराना तरीका सियासत है जो इन्होंने अडॉप्ट किया। ये हाई कोर्ट में मोनोसलाई की गिरफ्तारी से पहले इसलिए गए कि मोनोसलाई को भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़ुमरे में ला खड़ा करें। अब ये होने क्या जा रहा है, होने ये जा रहा है कि इमरान खान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया कि इत्तेहाद रहे ना रहे, पंजाब की हुकूमत बचे या ना बचे, पंजाब में ये नून लीग से जितने मर्जी रवाबत बढ़ा लें, जो मर्जी कर लें, हमने किसी भी स्कैंडल पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस का आगाज़ अब हो गया है। जो माजी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे उनमें भी वादे पूरे नहीं हुए, जिस पर इमरान खान सख्त नाला है, और अब वो कहता है कि हम उसी स्लोगन पर, जिस स्लोगन पर हमें अवाम ने वोट दिया था, हमारी हुकूमत रहे या ना रहे, हमने उससे अब रूगर्दानी नहीं करनी। अब इस बुनियाद पर जब इन्होंने इमरान खान से मुलाकात के लिए ख्वाहिश का इजहार किया चौधरी शुजात ने और परवेज़ इलाही ने, तो इमरान खान ने कतन तौर पर इनसे मुलाकात से इनकार कर दिया, और जिसकी बुनियाद पर इन्होंने नून लीग से रवाबत बढ़ाए, मुख्तलिफ लोगों से इन्होंने लॉबिंग करना स्टार्ट कर दी, और ये दरपर्दा को 1.5 साल से इस तरह की लॉबिंग परवेज़ इलाही कर रहे हैं अपने वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए। तो ये कोई नई बात नहीं है इमरान खान के लिए, वो पहले भी इसको बर्दाश्त कर रहे थे, अब भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अब वो करप्शन पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये है टोटल स्टोरी। मोनोसलाई को बचाने के लिए हाई कोर्ट में एक और प्ली ली गई, जिसका अभी मुस्तक़बिल करीब में अंदेशा नहीं है। वो 2-4 माह बाद तो सामने आ सकती है, क्योंकि उसके शवाहिद कुछ मिले हैं स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस में प्रॉपर्टी के। लेकिन अभी सरदस्त चीनी स्कैंडल जिसमें मोनोसलाई गिरफ्तार होने जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ अवामी राय बहाल करने के लिए इत्तेहादी के तौर पर भी ये मंजर आम पर पुरानी सियासत खेल रहे हैं, और इनका कुछ नहीं बनना इस सियासत से। मोनोसलाई का गिरफ़्तार होना लिखा जा चुका है, जी का जाना ठहर गया है। बहुत शुक्रिया।